गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एनसीईआरटी कक्षा 7वीं हमारा पर्यावरण जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है उसमें आज हम पहला अध्याय देखेंगे। पर्यावरण क्या पर्यावरण एक टॉपिक दिया गया है, उसको आज देखेंगे। तो जो भी मेरे YouTube चैनल पर नए मेहमान हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल की आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें और लाइक करके इस YouTube चैनल का सदस्य बन जाएं, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो समय को ना गवाते हुए मैं कक्षा को शुरू करता हूं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। क्या परिभाषा है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यह क्या है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। ये जैविक और अजैविक दोनों तत्वों को शामिल किया जाता है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया एवं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं को शामिल किया जाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से थोड़ा देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण ये आप लोग का इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो कॉर्नर पर दिया जाता है उस पर विशेष प्रकार की ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बताया गया है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है पड़ोस। किसका? पड़ोस होता है। शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो पड़ोस होता है। तो पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंट किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, तो वो होगा फ्रेंच और इसका शाब्दिक अर्थ पड़ोस। यहाँ आप देख सकते हैं जैवीय और अजैवीय। तो जैवीय के अंतर्गत पादप एवं जंतु आते हैं और अजैवीय के अंतर्गत संसार का स्थल आते हैं। तो ये दोनों का अंतर संबंध यहाँ आप देख सकते हैं। इन्हीं दोनों का अंतर संबंध पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन से पर्यावरण होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये पर्यावरण के घटक बीच में दिया गया है और इधर प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, और मानव भी एक घटक है पर्यावरण के। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आपका जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव या जैव मंडल को रखा जाता है। जबकि मानव के द्वारा जो भी बनाए जाते हैं उसे हम मानव निर्मित घटक के अंतर्गत रखते हैं, जैसे इमारत, पार्क, पुल, सड़कें, स्मारक और उद्योग, जिसको मानव ने अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु निर्माण किया है। लेकिन बच्चों, मानव भी एक पर्यावरण का बहुत बड़ा घटक है। तो इसको हम देखेंगे।
वो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, धर्म, समुदाय और परिवार और एक व्यक्ति भी पर्यावरण का क्या है, घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो हम चित्र के माध्यम से पढ़े हैं उसी को यहाँ बताया गया है। भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतु को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक ये सभी को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के बारे में हम कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बताया गया है। पृथ्वी के ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पूछा जाएगा कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो यहाँ बताया गया है पृथ्वी के ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, किससे? पहाड़, पठार, मैदान और घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी देखने को मिलते हैं। आपने तो देखा होगा महाद्वीप के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र तट, उसी प्रकार की आकृतियाँ कहाँ? समुद्र तल पर भी देखा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा जीवमंडल और स्थल मंडल के बारे में। तो एक ये वायु का बहुत बड़ा विस्तार आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद जल मंडल है। उसके बाद नीचे जो है बच्चों स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल। और इन्हीं तीनों का भाग एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मिला होता है, जहाँ पे वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, वही क्या होता है? जीव मंडल का विकास होता है। कक्षा 6वीं में भी इसको हम देख चुके हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों की भूमि एवं पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करती है और यह खनन के लिए भी उपयोगी होता है। हम लोग स्थल मंडल में ही खनन की क्रियाकलाप करते हैं। जल के क्षेत्र जो विशाल क्षेत्र पाए जाते हैं उसे जल मंडल कहते हैं। नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों को मिलाकर ये बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। कहा जाता है कि जहाँ जल है वहाँ कल है, जहाँ जल है वहाँ जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर से क्यों घिरी हुई होती है? तो उसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, जो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है या खींचे हुए रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। कौन? वायुमंडल। पादप जीव एवं जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ हम पहले बता चुके हैं जल, स्थल और वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए एक छोटा सा जलीय पारितंत्र जो कि आपके पुस्तक में दिया गया है। एक ताल का पारितंत्र दिया गया है। ताल अर्थात तालाब, छोटा तालाब का पारितंत्र दिया गया है कि उसमें एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार निर्भर होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बहुत बेहतर ढंग से बताया गया है। उसके बाद
क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष कितने को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दिया गया है शब्दावली वस्तु विनिमय पद्धति। ये किस प्रकार की पद्धति था? यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यदि आपको चावल चाहिए और किसी के पास गेहूं है तो आप उसके साथ बदला बदली कर सकते हैं। गांव में भी ये होता है कि आप मुझे 5 केजी चावल दे दीजिए, उसके बदले में हम 5 केजी आपको गेहूं देते हैं। या आप 5 केजी आलू दे दीजिए, उसके बदले में हम 5 केजी चावल देते हैं। इस प्रकार का पद्धति को हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। 8वां नंबर में देखेंगे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। कहाँ आश्रित होते हैं? आसपास के पर्यावरण पर। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। अब हम इसको देखेंगे। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल भी एक परितंत्र हो सकता है। अर्थात बताया जा सकता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का एक अलग परितंत्र होगा। उसी प्रकार वर्षा वाले वन में अलग परिवर्तन होगा। घास वाले स्थल का अलग ये पारिस्थितिकी तंत्र होगा और रेगिस्तान में अलग होगा, पर्वत पर अलग होगा, नदी पर, झील पर अलग होगा और छोटे ताल में भी एक अलग परितंत्र का निर्माण होगा। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि के बारे में उस पुस्तक में स्टोरी दिया गया है, उसी के बारे में बताया गया है कि क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र था? बिल्कुल जी हाँ, वो भी एक क्या था? परितंत्र था। अब आते हैं हम लोग परितंत्र क्या है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अब हम देखते हैं परितंत्र किसे कहते हैं। तो 7वीं कक्षा में बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है। तो परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के हस्तांतरण द्वारा संबंध है। अब बच्चों, अब आते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं। तो सबसे पहले कि परितंत्र क्या है, तो जो हम ऊपर में अभी दिए वही उसी के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं? तो जहाँ पे मुख्य रूप से प्राकृतिक तत्वों का समावेश हो उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। जैसे जलमंडल, स्थल और आपका वायुमंडल
और जीवमंडल, ये सारे के सारे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण तीसरा प्रश्न में देखते हैं, ग में पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन हैं। तो हम पहले देख चुके हैं कि मुख्य रूप से 3 घटक हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित और तीसरा स्वयं है मानव। तो यहाँ मुख्य रूप से 2 घटकों की चर्चा करना है, प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक। उसके बाद घ में है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित में आप सभी को इमारतें मैं बता चुका हूँ। इमारत उसके बाद आप पुल को भी बतला सकते हैं, इस प्रकार से पुल का सिंबल होता है, पुल को भी बतला सकते हैं। उसके बाद सड़क को भी बतला सकते हैं। उसके बाद उद्योग को भी बतला सकते हैं, उद्योग को भी बतला सकते हैं, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, धुआं धुआं निकलते रहता है। उद्योग को भी बतला सकते हैं, स्मारक को भी बतला सकते हैं। उसके बाद है स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल क्या है, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन कृषि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करती है तथा खनिज संपदा से भरा पूरा क्षेत्र होता है। तो उसके बाद जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक बताइए। तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इसमें होगा, देखिए, प्राकृतिक ने मरुस्थल बनाया है और वन को, लेकिन ताल जो होता है एक छोटा सा तालाब, उसको मानव बनाता है, इसलिए इसका उत्तर मानव चला जाएगा। ये दूसरा, निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है। तो मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, धर्म भी है, समुदाय भी है, लेकिन ये स्थल नहीं है, इसलिए 1 नंबर सही चला जाएगा। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पहाड़ क्या है, मानव निर्मित नहीं है। समुद्र मानव नहीं बना पाता है, लेकिन सड़क बना पाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 3 हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जनसंख्या वृद्धि बच्चों सबसे अधिक खतरा है। आज जितने भी पर्यावरणीय समस्याओं का जन्मदाता यदि देखा जाए तो वो होगा जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद आते हैं हम लोग जोड़ों का मिलान करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जीवमंडल, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। जीवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। उसके बाद है आप वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी को घेरने वाली वायु का चादर। उसके बाद जलमंडल, तो वो जलीय क्षेत्र हो जाएगा। और पर्यावरण तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें अंतिम वाला जो होगा वो
हमारे आसपास के क्षेत्र, हमारे आसपास के क्षेत्र इसका सही मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज इस चैप्टर को पूरा देख लिए। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर को भी देखेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के ज्ञान को अवश्य ही वृद्धि करने में सफल रहेगी। तो बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन की घंटी भी दबा दें। थैंक यू बच्चों।